वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने लायक हो, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो जनसंख्या वृद्धि को लेकर के जन जागरूकता को बढ़ाना। आप सभी लोगों को पता है कि जब ज्यादा जनसंख्या होती है ना, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। भाई रहने के लिए जगह चाहिए, है ना, खाने के लिए रोजगार चाहिए, है ना, हर चीज की प्रॉब्लम्स होती है। तो इसी जो जनसंख्या वृद्धि है इसी को लेकर के जन जागरूकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में तो ध्यान रखिएगा इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जो थीम है इस बार की 2025 की, वो थीम क्या रहने वाली है? तो आपको ध्यान रखना है युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मन चाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। ये इस बार का ना थीम है। 2025 का थीम इस बार बहुत लंबा है, इसलिए मुझे चांसेस कम ही लगता है पूछने का, क्योंकि इंपॉर्टेंट दिवस है, इसलिए आप जरूर याद रखिएगा इसकी थीम को भी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अभी जुलाई में कौन कौन से दिवस आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उसकी एक बार डिस्कस करते हैं यहाँ पर, है ना। तो 7 जुलाई को आपने पढ़ा था विश्व जैव उत्पाद दिवस। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसे क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे बोलते हैं। फिर 6 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो विश्व ग्रामीण विकास दिवस, चूंकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहली बार इस दिवस को मनाया गया है और ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसका आयोजन किया गया 2025 में। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई है और अगर आपको याद हो तो डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है इनकी जयंती पर, है ना। ये चीज आपको कल ही मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, याद रखिएगा। फिर विश्व जूनोसिस दिवस की बात करूं तो विश्व जूनोसिस दिवस जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ना। जूनेटिक रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। जूनोटिक रोग की बात करूं तो जो पशुओं से यानी कि जानवरों से मनुष्यों में फैले, है ना, एग्जाम्पल दिए थे जैसे बर्ड फ्लू, है ना, स्वाइन फ्लू। इसके अलावा अगर मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको रेबीज का, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, इबोला है, बहुत सी चीजें हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे 5 जुलाई को तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस आपको ध्यान रखना है। 4 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई गई थी। 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंपॉर्टेंट दिवस मार्क कीजिएगा, पूछा गया है एग्जाम में। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व यूएफओ दिवस। फिर 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे या फिर जीएसटी दिवस या फिर आप कह सकते हैं कि सीए दिवस। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। यानी ये जो सारे दिवस हैं ये 1 जुलाई को मनाए गए। कौन कौन से? नेशनल डॉक्टर्स दिवस, है ना, जीएसटी डे, सीए डे और राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस। ये आपको ध्यान रखना है, चारों के चारों दिवस जो है 1 जुलाई को मनाए गए। इसके साथ ही एसबीआई की स्थापना भी 1 जुलाई 1955 में होती है, तो एसबीआई का स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना जो है वो किसने शुरू की है? अच्छा, अभी आपने पढ़ा था विश्व जनसंख्या दिवस, पहला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या ध्यान रखिएगा अभी जो है वो चीन में। हालांकि भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि चीन को भले पीछे छोड़ दिया लेकिन ऑफिशियल जो डेटा होता है आधिकारिक तौर से वो हमारी होती है जनगणना, ठीक है। तो जनगणना अभी हमारी 2011 वाली ही मानी जाएगी जब तक नई जनगणना नहीं आ जाती। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है तो आप अभी भी चीन लगा करके आइए, क्योंकि आधिकारिक तौर से अभी हमारा जो डेटा है वो नहीं आया है, ठीक है। और बाकी हम चीन से आगे निकल चुके हैं, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर यहां पर मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना जो है वो किसने शुरू की है? तो गज मित्र योजना की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो गज मित्र योजना है ये शुरू क्यों किया गया है। देखिए, कई गांवों में भोजन की तलाश में जो हाथी है वो मतलब आप ये समझिए नियमित और लगातार ना आक्रमण मतलब करते रहते हैं। कहां पर? तो आपको ध्यान रखना, असम में। असम के अंदर ना हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और होता क्या है कि असम के जो मनुष्य हैं और वहां पर जो हाथी हैं, अक्सर वो हाथी क्या है गांव में भटकते हुए आ जाते हैं। क्यों आते भटकते हुए? या आप एक छोटा सा मैंने यहाँ पे ना इमेज जनरेट करके लगाया है। इस इमेज में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ना छोटे मोटे गांव का मतलब झोपड़ी वोपड़ी दिख रही है और ये हाथी दिख रहे हैं। ये एआई जनरेटेड इमेज है, बस ध्यान से समझाने के लिए मैंने आपको बनाया है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हाथी क्या है ना गांव में घुस जाते हैं भाई अपने खाने के लिए, पीने के लिए, चीजों को इकट्ठा करने के लिए, और कई बार ना गलती से भी आ जाते हैं। अब होता क्या है
कि मनुष्य की बस्तियों में अगर घुसेंगे तो भाई मनुष्य अपने बचाव के लिए इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, है ना। और हाथी जो है वो भी अपने बचाव के लिए आक्रमण करते हैं, या फिर हाथी ऐसे ही घुस जाते हैं खाने के लिए तो वैसे ही उत्पात मचा देते हैं। तो इससे होता क्या है भाई, संपत्ति को नुकसान होता है, फसलों को भी नुकसान होता है, और हाथी और मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है आपस में लड़ाई झगड़े में। तो इसी मानव और हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना को शुरू किया है असम सरकार ने। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अभी इस योजना को शुरू किया है तो आपको ध्यान रखना है कितने जिलों में शुरू किया गया है शुरुआती तौर पर, तो आपको ध्यान रखना है 8 जिलों में शुरुआती तौर पर इसको शुरू किया गया है। समझ में आया। अच्छा, एक और चीज यहां पर ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ चीजें और यहां पर रिकॉल करवा दूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी जिसका नाम क्या था, वत्सला, उसका भी निधन हुआ है। याद आया किसी को, किसकी हम बात कर रहे हैं, वत्सला की बात कर रहे हैं, इसका निधन हुआ है। इसके अलावा अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जो प्रोजेक्ट हाथी है, यानी हाथियों को संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट हाथी चलाया गया था, कब चलाया गया था, फरवरी 1992 में चलाया गया था। फिर बात करते हैं विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को हर साल विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस जो है ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल के बीच में आयोजित होने वाले संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है जा माता, है ना। नाम बड़ा इजी नाम है, जा माता। अब दरअसल आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो भारत और जापान की जो तटरक्षक बल है, जो कोस्ट गार्ड है, इनके बीच में समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है। एक तटरक्षक बल का अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है, तो जो समुद्री सुरक्षा है उसमें सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये तो हमारे भारतीय हैं और ये जापानी है ना। ये शक्ल से थोड़े चाइनीज टाइप के लगते हैं, जापानी। अगर मैं बात करूं तो ये जो अभ्यास शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है 7 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई को, यानी कि आज ये जो है अभ्यास आपका खत्म हुआ है ना। 12 जुलाई को कहां पर इसका आयोजन किया गया है, तो भारत के चेन्नई तट पर इसका आयोजन किया गया है। और एक और चीज, ये जो युद्ध अभ्यास जिसका नाम जा माता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो जापानी भाषा में जा माता का अर्थ होता है बाद में मिलते हैं। आप बोलते हैं ना कि चल भाई ठीक है बाद में मिलते हैं, कहते हैं ना कि चलो बाद में मिलते हैं, या फिर मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना, इस जा माता जो वर्ड है इसका अर्थ जापानी भाषा में क्या होता है, इसका अर्थ है बाद में मिलते हैं, या फिर कहीं कहीं पे न्यूज़पेपर में फिर मिलेंगे इसका अर्थ बताया गया। तो दोनों का मतलब एक ही है ना, बाद में मिलते हैं या फिर मिलेंगे। तो इस वर्ड का अर्थ आपको ध्यान रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, जापानी तटरक्षक जहाज इत्सुकुशिमा, ये जो है ये चेन्नई आया है ना। और क्यों आया था, तो आपको ध्यान रखना है इसी अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए ये जो है चेन्नई आया है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। समझ में आया। चलिए, तो इस जहाज का नाम ध्यान रखिएगा, इत्सुकुशिमा, ये जापानी तटरक्षक जहाज है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, उससे पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भारतीय तटरक्षक बल की हम बात कर रहे हैं, KF रुस्तम जी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है भारतीय तटरक्षक बल की, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की हम बात कर रहे हैं। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। इसके जो महानिदेशक है वर्तमान में कौन है, परमेश शिवमणि है। और ध्यान रखिएगा ये 26वें नंबर के महानिदेशक हैं। पहले महानिदेशक कौन थे, तो वाइस एडमिरल VA कामत का नाम आपको ध्यान रखना। इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो वयम रक्षाम, इसको आपको ध्यान रखना, इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में MCC संग्रहालय में किसकी पेंटिंग लगाई गई है। तो अभी हाल ही में लॉर्ड्स के MCC संग्रहालय जो है, म्यूजियम जो है MCC, यहां पर सचिन तेंदुलकर की इमेज लगाई गई है, यानी सचिन तेंदुलकर की एक पेंटिंग लगाई गई है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है पेंटिंग किसने बनाई, इसका उद्घाटन किसने किया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लॉर्ड्स कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड्स जो है ये कहां पर है, लंदन में है। ठीक है, और एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि इसी संग्रहालय के अंदर, यानी MCC संग्रहालय की अगर मैं बात करूं, तो इस संग्रहालय यानी इस म्यूजियम में लगाया जाने वाला 5वां चित्र है सचिन तेंदुलकर का। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का 5वां चित्र है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 18 साल पुरानी तस्वीर जो है
उसको आधार बना करके इस पेंटिंग को बनाई गई थी। यानी ये इनकी जवानी की तस्वीर 18 साल पहले जो इनकी फोटो थी उसको बनाई गई है। उद्घाटन खुद सचिन तेंदुलकर ने किया। और कलाकार कौन है, बनाने वाले पेंटर कौन है, तो स्टुअर्ट पियर्सन राइट का नाम आपको ध्यान रखना है। ये है स्टुअर्ट पियर्सन राइट जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया, और ये वो पेंटिंग है जिसको बनाया गया है, और सचिन तेंदुलकर खुद ने इसका उद्घाटन किया है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में एक निधन हुआ है, उनका नाम है पीटर रुफाई। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पीटर रुफाई कौन थे जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है पीटर रुफाई जो है ये एक फुटबॉलर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। हाथ में फुटबॉल देख करके आप समझ गए होंगे, है ना। लेकिन आपको एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है कि ये कौन से देश के फुटबॉलर हैं, तो नाइजीरिया का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका, नाइजीरिया का। तो ये नाइजीरिया के फुटबॉलर हैं। और 1994 और जो 1998 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, फीफा वर्ल्ड कप, इन दोनों ही फीफा वर्ल्ड कप में नाइजीरिया का प्रतिनिधित्व किसने किया था, इन्हीं पीटर रुफाई ने इनका प्रतिनिधित्व किया था इस वर्ल्ड कप के अंदर, नाइजीरिया का। तो नाइजीरिया के फुटबॉलर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1994 और 1998 में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था अपने देश का। अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में कुछ निधन हुए हैं, और उसके साथ ही आपको ध्यान रखना एक फुटबॉलर और मैंने आपको बताया था जिनका ना अभी कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था, अपने भाई के साथ उनका निधन हो गया था, उनको भी देखते हैं। तो अभी कौन कौन से निधन हुए हैं, एक तो जूलियन मैकमोहन का नाम आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फेमस अभिनेता हैं, एक्टर हैं। डियोगो जोता की अगर मैं बात करूं तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर थे, और इन्हीं का निधन हुआ था कार एक्सीडेंट के अंदर। लैम्बोर्गिनी कार से इनका निधन हो गया था, उस कार का एक्सीडेंट हो गया था। इसके साथ ही इनके भाई जिनका नाम आंद्रे सिल्वा था, इनके भाई का नाम आपको याद रखना है, कौन, आंद्रे सिल्वा, इनका भी निधन हो गया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैप्टन एमएस कोहली की मैं बात करूं तो ये पर्वतारोही थे, इनका निधन हुआ है। साथ ही साथ ये पूर्व इंडियन नेवी ऑफिसर भी थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर मारुति चितमपल्ली का नाम ध्यान रखिएगा, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षक थे। और हाँ, 2025 में ना इनको क्या दिया गया था, तो पद्मश्री से नवाजा गया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है नाम, ठीक है। दिलीप जोशी पूर्व भारतीय स्पिनर, विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। आपको ध्यान रखना है एयर इंडिया जो फ्लाइट क्रैश हुई थी, कहां पर, अहमदाबाद में, उसी प्लेन के अंदर ये बैठे हुए थे, इनका निधन हो गया। याद आ रहा आप लोगों को। और ये मुख्यमंत्री कब से कब तक थे, तो 2016 से लेकर के 2021 तक ये आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री थे गुजरात के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है। डाइविंग सपोर्ट वेसल की बात करूं तो एक गोताखोरी सहायता पोत है ये, ठीक है। इसका नाम क्या है, आईएनएस निस्तार। क्या नाम है, आईएनएस निस्तार। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लंबाई इसकी 118 मीटर लंबा है, और ये 10,000 टन वजनी है लगभग, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है इसका यूज कहां पर होने वाला, भाई ये है क्या चीज, ठीक है। तो आप एक चीज समझिएगा, इसका यूज डूबी हुई पनडुब्बियों से कर्मियों को बचाने के लिए किया जाएगा। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो गहरे समुद्र में जो मतलब डाइविंग और बचाव अभियानों में नौसेना की क्षमताओं को ना ये बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है आईएनएस निस्तार, और ये पहला है भारतीय नौसेना का डाइविंग सपोर्ट, है ना, स्वदेशी रूप से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 10 पैसे का पोस्ट कार्ड नामक ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये आपको ध्यान रखना है एसएन अहमद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, एसएन अहमद। एसएन अहमद की अगर मैं बात करूं तो कौन है ऐसा एसएन अहमद, तो ये रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं, है ना, यानी सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी थे। और अगर मैं बात करूं तो इसको विनय शर्मा ने इनकी पुस्तक को लॉन्च किया है, और ये उस पुस्तक का कवर पेज है। आपको ध्यान रखना लिखा किसने है, एसएन अहमद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत जो है वो कौन से स्थान पर है। तो अभी फीफा की रैंकिंग जारी की गई थी। फीफा यानी आप समझ गए, फीफा का मतलब आप ये समझिए कि जो फुटबॉल की जो टीमें हैं ना, अलग अलग देशों की जो फुटबॉल खेलने की जो टीम है, उन टीमों की रैंकिंग की गई है कि सबसे ज्यादा मतलब अच्छी टीम कौन सी है। यहां पर आपको ध्यान रखना भारत इसके अंदर 133वें स्थान पर पहुंचा है, और ये भारत की अब तक की सबसे
खराब रैंकिंग है, यानी अभी तक ना मतलब इससे ज्यादा खराब रैंकिंग भारत की कोई थी ही नहीं, है ना। आपको ध्यान रखना है 133वें नंबर पे भारत है। और फीफा की बात करूं तो पहले नंबर पे कौन है इस रैंकिंग में, अर्जेंटीना का नाम आपको ध्यान रखना है, यानी टॉप पे कौन है, अर्जेंटीना है। और फीफा विश्व कप भी अर्जेंटीना ने जीता था जो 2022 में हुआ था। दूसरे नंबर पे स्पेन है और तीसरे नंबर पे कौन है, फ्रांस है। तो एक तो आपको इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि इस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है पहले नंबर पे, और दूसरा भारत की रैंकिंग कितनी है। अच्छा, फीफा की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है फीफा की स्थापना कब हुई थी, 1904 में फीफा की स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है, तो ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। कहां पर है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर मैं इसके हेड की बात करूं तो जियानी इन्फेंटिनो का नाम आपको ध्यान रखना है, किसका, जियानी इन्फेंटिनो का नाम ध्यान रखिएगा, वो अभी वर्तमान में फीफा के क्या है, हेड हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 में पदक तालिका में भारत जो है वो कौन से स्थान पर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है भारत इसके अंदर तीसरे स्थान पर रहा है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसके इस रैंकिंग में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था, तो आपको ध्यान रखना है पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पर ब्राजील है, और तीसरे स्थान पे कौन है, अपना प्यारा भारत है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। उससे पहले एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है ना। कब किया जाता है, हर 2 साल में। यानी इसके पिछली बार कब किया गया था, 2023 में किया गया था, अब 2025 में किया गया, अब 2027 में होगा, फिर उसके बाद 2029 में होगा। तो हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है, और इसमें सिर्फ पुलिस और जो फायर पुलिस है वही पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा। इस बार जो 2025 में था ये इसका 21वां संस्करण था। इसका आयोजन कब से कब, 27 जून को शुरू हुआ था और 6 जुलाई को खत्म हुआ है। अल्बामा के अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। कैलिफोर्निया पुलिस एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। और भारत की बात करें अगर, तो भारत ने इसके अंदर 588 मेडल जीते, और रैंक कौन सी थी भारत की, तो थर्ड रैंक भारत की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, आपको ध्यान रखना है 280 गोल्ड, 178 सिल्वर और 130 ब्रॉन्ज मेडल। तो आप भारत के कुल मेडल ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान ध्यान रखिएगा, और पहले नंबर पे अमेरिका है ये ध्यान रखिएगा। कहां पर हुआ है ये ध्यान रखिएगा, संस्करण ध्यान रखिएगा। अच्छा, पिछला संस्करण जो 20वां संस्करण था वो कहां पर हुआ है, विनिपेग कनाडा में हुआ था। 22वां संस्करण यानी जो अब आने वाले टाइम में होगा, 21वां कहां पर हुआ, अमेरिका में। अब जो 2027 में 22वां संस्करण होगा वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 23वां संस्करण ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्यों, क्योंकि 23वां संस्करण 2029 में अहमदाबाद में होगा, यानी कि भारत में होगा, और भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बनी है। तो दुनिया की पहली ऐसी कंपनी कौन सी बनी है, एनवीडिया बनी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अब यहां पर ना एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, जो एनवीडिया है इसके बारे में मैंने पिछले महीने भी आपको पढ़ाया था। कुछ याद आ रहा आप लोगों को, मैंने तब क्या पढ़ाया था कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी थी, तो वो एनवीडिया बनी थी, और माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ करके बनी थी। लेकिन उस टाइम पे जो इसकी वैल्यू थी तब 3.45 ट्रिलियन डॉलर इसकी वैल्यू थी, है ना। लेकिन अभी इस कंपनी ने क्या किया है, $4 ट्रिलियन का आंकड़ा जो है इसको पार कर लिया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन फिर से चर्चा में आया है। अगर मैं एनवीडिया की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए जानी जाती है ना। टैबलेट में, लैपटॉप में अक्सर आपने ये नाम मतलब देखा होगा, एनवीडिया का नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, है ना। ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने का काम करती है। इसकी अगर स्थापना की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है 1993 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो अमेरिका के ही कैलिफोर्निया में। कहां पर, अमेरिका के ही कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आया। चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में पहली बार विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया है, और इसका आंसर क्या था, 6 जुलाई। कुछ बच्चों ने 7 जुलाई भी आंसर दिया है ना, जो कि गलत है, और वो लोग करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। 6 जुलाई जो है ये आपका ना बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद अगर हम बात करें टुडे क्विज की, टुडे क्विज में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, यूरो करेंसी को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पीडीएफ जो है वो आपको कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, मैं आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। रिवीजन करने के लिए बेस्ट रहेगा आपके पास पीडीएफ। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में और है ना, जो भी मतलब आपके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, दोस्त है, उन सबको ना इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। अगर आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसके ऊपर जुड़ पाएंगे, और अगर अच्छे खासे व्यूज आएंगे ना, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आपकी ना रेगुलर लाइव क्लासेस भी लूं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि 14 तारीख से लेकर के ना मैं 18 तारीख तक ना आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो क्लासेस है इसकी ना पूरी एक वीकली क्लास में अपलोड कर दूंगा, है ना। तो परेशान बिल्कुल ना होइएगा, अगर ये 3-4 दिन क्लास नहीं होती है तो ये सारी क्लास में एक साथ सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा एक ही क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करने से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।